ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कड़वी हकीकत पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हर नए फाउंडर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को साथ लाना एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया लगता है ना। लेकिन सच कहूं तो जो डेटा और इतिहास आज हम खंगालने वाले हैं वो एक बेहद खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं। एक प्रोफेशनल सेटिंग में दोस्तों को हायर करना अक्सर एक जानलेवा बिजनेस मिस्टेक क्यों साबित होती है। आइए थोड़ी देर के लिए भावनाओं को पूरी तरह से किनारे रख देते हैं और बिजनेस की इस कठोर सच्चाई को समझते हैं। जरा इस चीनी कहावत पर गौर कीजिए। दोस्त किसी खूंखार जानवर के जबड़ों की तरह होते हैं। यदि सावधानी न बरती जाए तो उन्हें इंसान को चबाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये एक बहुत गहरी चेतावनी है। जब व्यक्तिगत भरोसे और पावर की भूख का आपस में टकराव होता है ना, तो परिणाम सच में बहुत विनाशकारी होते हैं। बिजनेस में ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा जाल है जिसमें कई बड़े बड़े साम्राज्य उलझकर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस फ्रेंडशिप ट्रैप, फिर बात करेंगे इतिहास के कुछ जानलेवा धोखों की। इसके बाद दोस्त और दुश्मन की हक जताने वाली मानसिकता को समझेंगे। फिर देखेंगे विरोधियों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और अंत में एक मजबूत प्रोफेशनल सेपरेशन रणनीति पर बात करेंगे। इसे हाई स्टेक्स लीडरशिप और टीम बिल्डिंग का एक मास्टर क्लास या प्लेबुक समझ लीजिए। तो पहला सेक्शन है द बिजनेस फ्रेंडशिप ट्रैप। वफादारी बिजनेस के साथ स्केल क्यों नहीं करती। देखिए, निजी जिंदगी में दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन जब इसी रिश्ते को एक प्रोफेशनल माहौल में लाया जाता है तो ये कई सारी घातक रुकावटें पैदा करता है। बिजनेस और दोस्ती के नियम पूरी तरह से अलग अलग होते हैं, और जब ये टकराते हैं तो किसी एक का टूटना बिल्कुल तय है। कठोर सच तो ये है कि बिजनेस में आराम या कंफर्ट नहीं बल्कि काबिलियत चाहिए होती है। किसी भी स्टार्टअप को सरवाइव करने के लिए एक क्रूर ईमानदारी की जरूरत होती है, लेकिन दोस्ती अक्सर इस ईमानदारी के साथ समझौता कर लेती है। होता क्या है कि दोस्त अक्सर एक दूसरे की गलतियां छुपाते हैं, फालतू की बहस से बचते हैं और कड़वा सच बोलने से कतराते हैं। जब फैसले टैलेंट या कंपटीशन को देखकर नहीं बल्कि सिर्फ दोस्ती के आधार पर होने लगे तो मानकर चलिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पतन निश्चित है। इस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को जरा ध्यान से समझिए। स्कूल या बचपन में दोनों दोस्त एक समान स्तर पर होते हैं, लेकिन जब वे साथ में बिजनेस करते हैं और एक व्यक्ति को पावर मिल जाती है तो सारे डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। जो दोस्त पीछे छूट जाता है वो उस सफलता को आसानी से हजम नहीं कर पाता। उसे लगने लगता है कि ये उसके हक का पैसा या पावर है। धीरे धीरे यही एहसास ईर्ष्या और कड़वाहट में बदल जाता है, और एक समय का पक्का दोस्त अपनी ही नाकामी का एक कड़वा रिमाइंडर बनकर रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ऐतिहासिक जानलेवा धोखे। अब ये मनोवैज्ञानिक खतरा कोई आज की मॉडर्न थ्योरी नहीं है। बाइजेंटाइन एम्पायर का खूनी इतिहास इस बात का जीता जागता सबूत है कि पावर और दोस्ती का मिश्रण कितना ज्यादा घातक हो सकता है। ये टाइमलाइन नवीं शताब्दी के सम्राट माइकल तृतीय और उनके दोस्त बेसिलियस की कहानी बयां करती है। माइकल की मुलाकात बेसिलियस से तब हुई थी जब बेसिलियस अस्तबल में काम करने वाला एक मामूली सा लड़का था। उसने एक बेकाबू घोड़े को शांत किया और बस दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। माइकल ने एक लीडर की तरह सोचने के बजाय सिर्फ दोस्ती की खातिर उसे अस्तबल का प्रमुख बना दिया। फिर उसे पढ़ाया लिखाया और अंत में अपनी सबसे बड़ी मूर्खता करते हुए उसे अपना को-एम्परर यानी सह सम्राट तक बना दिया। लेकिन इन राजशाही एहसानों ने बेसिलियस के लालच को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे असीम बना दिया, और नतीजा अंततः वही अस्तबल का लड़का माइकल का हत्यारा बन गया। माइकल की गलतियां सच में विनाशकारी थीं। उसने अपने सबसे काबिल और वफादार सलाहकार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और एक अयोग्य दोस्त को हद से ज्यादा प्रमोट किया। व्यक्तिगत स्नेह ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो अपने बगल में पल रहे सत्ता के भूखे राक्षस को देख ही नहीं पाया। बेसिलियस ने पहले मुख्य सलाहकार की हत्या करवाई और फिर खुद माइकल को मौत के घाट उतार दिया। उसी इंसान ने माइकल का कटा हुआ सिर बाइजेंटाइन की सड़कों पर घुमाया, जिसे माइकल ने अस्तबल से निकालकर महल तक पहुंचाया था। सेक्शन 3, हक जताने की मानसिकता। ये लीडरशिप का सबसे अहम मनोवैज्ञानिक टकराव है। एक पदानुक्रम यानी हायरार्की के भारी दबाव में एक दोस्त का दिमाग और एक प्रतिद्वंदी का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। दोनों मानसिकताओं के बीच का खतरनाक अंतर यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। काम पर रखा गया एक दोस्त हमेशा विशेष व्यवहार की उम्मीद करता है।
काम में अपनी कमियां छिपाता है और सोचता है कि पुरानी दोस्ती की वजह से उस पद पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बिल्कुल विपरीत, काम पर रखा गया एक पूर्व दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी बेहद सतर्क रहता है। वो खुद को साबित करने का भूखा होता है और वो किसी भी दोस्त से ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसे कुछ भी खैरात में नहीं मिला है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, दुश्मनों का इस्तेमाल। इतिहास और आज के तमाम मास्टर रणनीतिकार इस बात को बखूबी समझते हैं। वे कोई अटूट साम्राज्य बनाने के लिए दोस्तों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि जानबूझकर अपने प्रतिद्वंदियों का इस्तेमाल करते हैं। इसे इतिहास के एक मास्टर स्ट्रोक से समझते हैं। चीनी सम्राट सुंग के सामने एक ऐसा इतिहास था जहां सेनापति ही सम्राट की हत्या कर देते थे। सुंग ने इस खूनी चक्र को सिर्फ एक शानदार दावत के जरिए तोड़ दिया। उन्होंने अपने सभी महत्वाकांक्षी सेनापति दोस्तों को बुलाया, उन्हें भारी धन दौलत का लालच दिया और बदले में उनसे इस्तीफा ले लिया। एक ही झटके में दोस्तों का वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों को हटाने के बाद सुंग ने बड़ी चालाकी से अपने दुश्मनों को अपने पाले में किया। उन्होंने राजा लू को अपने ही ग्लास से बिना जहर वाली शराब पिलाकर उसका डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने जियानशू को माफ कर दिया, जबकि सुंग के पास उसके राजद्रोह के पक्के सबूत थे। ये देखकर जियानशू हमेशा के लिए उनका वफादार बन गया और राजा ली, जो एक बाड़ी था, उसे सजा देने के बजाय अपने दरबार में जगह दे दी। सुंग ने अपने उन एंटाइटल दोस्तों की जगह पूर्व दुश्मनों को रखा और आभार के जरिए एक ऐसी भयंकर वफादारी पैदा की जो कोई दोस्त शायद कभी नहीं दे सकता था। तो सवाल है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका मुख्य आधार है पारस्परिक लाभ, यानी म्यूचुअल बेनिफिट। जब दो विरोधी किसी एक बड़े और साझा लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो वे पूरी तरह से अपने खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। बिजनेस की दुनिया में स्नेह की तुलना में स्वार्थ बहुत अधिक विश्वसनीय होता है। जब दुश्मन को ये पता होता है कि उसकी तरक्की आपके साथ काम करने में ही है, तो वो अपना 100% लगा देता है। और ये सिर्फ प्राचीन चीन या बाइजेंटाइन के इतिहास की बात नहीं है। आज के मॉडर्न उदाहरण भी देख लीजिए। अमेज़न और एप्पल वैसे तो कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जब कुछ सरकारी पॉलिसियों से निपटने की बात आई तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो तुरंत साथ आ गए। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया की महाशक्तियों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ काम किया और इब्राहिम लिंकन ने तो अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ही अपनी कैबिनेट में हायर कर लिया था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि टैलेंटेड विरोधी बाहर रह के नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अंदर रहकर उनकी सफलता के लिए काम करेंगे। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, प्रोफेशनल दूरी के नियम। अगर एक स्टार्टअप को टॉक्सिक भाई भतीजावाद से बचाना है तो हर फाउंडर को इन सख्त नियमों का पालन करना ही होगा। रोजमर्रा के काम में एक प्रोफेशनल नजरिया किसी नौसिखी दोस्ताना नजरिए से बहुत अलग होता है। इसे ऐसे समझिए, जब डेडलाइन मिस होती है तो एक एमेच्योर दोस्त आपसी टकराव से बचने के लिए आसानी से माफ कर देता है, जबकि एक प्रोफेशनल लीडर सख्त जवाबदेही तय करता है। क्रिटिकल फीडबैक देते समय एक दोस्त कड़वे सच को चीनी में लपेटकर पेश करता है, जबकि प्रोफेशनल फीडबैक हमेशा सीधा, निष्पक्ष और थोड़ा कठोर होता है। और सबसे अहम बात, हायरिंग कभी भी बचपन की वफादारी पर नहीं, बल्कि 100% काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए। नेतृत्व का सबसे अहम नियम हमेशा याद रखिए, दोस्तों को अपने दिल में रखें, अपनी हायरार्की में नहीं। पावर और बिजनेस की सीधी सी मांग है कि दोस्त मौज मस्ती के लिए हों, लेकिन जब बात काम, फैसले और जिम्मेदारी की हो तो हमेशा काबिल लोगों और खुद को साबित करने के भूखे प्रतिद्वंदियों को ही चुनें। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या एक उभरता हुआ फाउंडर दोस्तों के साथ एक कंफर्टेबल फेलियर चुनना पसंद करेगा, या फिर वे अनकंफर्टेबल अलायंसेस अपनाएगा जो असल में महान साम्राज्य बनाते हैं? देखिए, लीडरशिप कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये उन असहज वास्तविकताओं में महारत हासिल करने के बारे में है जिनके बारे में दुनिया कभी सीधी तरह से नहीं बताती। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए और गहरे विषय के साथ फिर मिलेंगे।